Good evening, everybody, and welcome to Planet Gate channel Sankalp Gate 2022 batch. And guys, we are live here with another session of the network analysis course with the topic of capacitance. तो यार आज हमारा नेटवर्क एनालिसिस का नेटवर्क एलिमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि आखिरी जो एलिमेंट होता है दैट इज कैपेसिटेंस, वो हम लोग आज कवर कर देंगे, ठीक है। और जैसा आपने देखा है कि इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते हैं, भले ही फिर वो रेजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था, सेम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज गोइंग टू डन विद द कैपेसिटेंस, ठीक है, डन विद द कैपेसिटेंस। तो चलो यार शुरू करते हैं मेरे भाई। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ठीक है, तो ये सब तो मेरे बारे में जानते हो बच्चों, लेकिन आप लोगों के मन में यार हमेशा एक फीलिंग रहना बहुत जरूरी है कि ये सारे इनिशिएटिव्स आर ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी एक टीचर को एनेबल करता है कि वो अपना सारा कंटेंट बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सके, बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। और बेटा इसी चीज को हम कहते हैं रेवोल्यूशन इन फ्री एजुकेशन। तो इसीलिए मैं कहता हूं अनअकैडमी इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ मिशन, अ रेवोल्यूशन टू एम्पावर द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो यार, हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारे फ्री इनिशिएटिव अनअकैडमी ऐप पे भी चलते हैं। जैसे कि मैं आज से एनालॉग स्टार्ट करने वाला हूं फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आप लोग इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो तो आप 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड लगा देना अंकित ESE, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, ये टाइनी URL है जहां पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, tinyurl.com/Ankit ESE। यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एनालॉग की क्लास का भी इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। अदर देन दिस यार, आपको अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ बेटा इतना, आपको यहां पे मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली क्विजेस, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज। और कहीं कोई डाउट रह जाए देन यू गेट द डाउट सॉल्विंग सेशन। इसके अलावा मेरे बच्चों क्या मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस, सारी ब्रांचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, PSU, इंटरव्यू, हर तरह का बैच आपको मिलता है। और कोई क्लास मिस हो जाए तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और अगर आपको मुझसे एनालॉग हिंदी में पढ़ना है तो मैंने आज ही से प्लस पे स्टार्ट किया है, सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास चल रही है। आज की क्लास भी 2.25 घंटा चली है और हमने सेमी कंडक्टर वाला पार्ट पूरा वाइंड अप किया है एक ही दिन के अंदर। और इससे भी एक कदम आगे जाना है तो आइकॉनिक पे चले जाओ यार, वहां ये सारे बेनिफिट के साथ साथ ना एक पर्सनल कोच भी मिल जाएगा जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनवाएगा, स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स आपको गाइड करेंगे कैसे तैयारी करनी है, टेस्ट में आपको बताया जाएगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा। और बेटा इसके अलावा आपको यहां पे मिलता है एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है सारे डाउट्स। तो आप बच्चों अगर आप यहां पे कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, कोड मेरे बच्चों एक ही लगता है, दैट इज अंकित ESE, ठीक है। और जैसा मेरे बच्चों मैंने बताया, आज से मैंने एनालॉग स्टार्ट कर दिया है प्लस पे, तो किसी को आना है तो जल्दी से जुड़ सकता है। आज सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। आज हमने सिर्फ सेमी कंडक्टर के बारे में बात किया है, ठीक है। और इसके बाद मैं कल से बात करूंगा डायोड्स के बारे में। और ऐसा ही सेम 2023 के लिए होगा यार, 2023 वालों के लिए भी आज एनालॉग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगर अंकित ESE कोड से प्लस पे आते तो 1 ईयर फीस होता है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 ईयर 39,600। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं 2 ईयर के लिए जाओ, ताकि ज्यादा चांस रहे जॉब लगने के, क्योंकि अब आप देख रहे हो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो यार उसको क्रैक करने के लिए टाइम भी चाहिए। और फिर बार बार फीस भी नहीं भरना पड़ेगा यार, वरना 2 टाइम अगर 1 ईयर का लेते हो तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी।
और यहां पे आप इसको ना ईएमआई में पे करो, 12 की 12 ईएमआई बंधवा लो जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। और अगर आइकॉनिक पे जाओ तो भी बेटा 1 ईयर का फीस है 45,225 और 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए ही जाना क्योंकि पर मंथ कॉस्ट आपका मिनिमाइज होता है। और ये मेरी अनअकैडमी आईडी यार फॉलो जरूर कर लेना एंड ऑलवेज यू कैन सेंड मी मैसेज इन द इंटरवल। ये जो है ना साइन उल्टे लगे हुए हैं। इन द इंटरवल 0 to π/50 a 30 millihenry inductance has a current 10 sin 50t। वोल्टेज, पावर और एनर्जी निकालो। अब पर्पल सिंह का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर नेगेटिविटी कैसे हैंडल करें, हेट इतना होता है लोगों के अंदर तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। पर्पल यार देखो, मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं खुद इतना देख के हैरान रहता हूं कि इतनी नफरत लोगों के अंदर कहां से आ सकती है। मतलब हाउ कैन समबडी से सो बैड अबाउट समवन एल्स, कैसे ऐसा होता है यार। मतलब इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन जिंदगी से किस लिए है। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा खुद को रिमाइंड कराना, अगर लाइफ में कभी आगे बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले ना लोग बहुत मिलेंगे। और जब आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब है बेटा लाइफ में कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि अगर प्रोग्रेस नहीं होती जिन लोगों की तो उन लोगों के बारे में कोई केयर भी नहीं करता है। परवाह दुनिया उसी की करती है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। क्योंकि बेटा जब तक कोई आपसे पीछे है ना, आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही कोई आपसे आगे निकला तब वो आपकी अटेंशन ग्रैब करता है। तो एनीवेज क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ साइन ऑफ प्रोग्रेशन। अब क्रिटिसाइज करने का देखो लोगों का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और कुछ लोग डिस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है यार, यहाँ पे लोगों का माइंड ऐसा हो गया है कि लोग आगे बढ़ना तो छोड़ो, दूसरे को पीछे खींचने में ज्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल रोहन बेटा, कैसे इतना टाइम मिल जाता है, बड़ी हैरानी वाली बात है। चलो आ जाओ, है ना, हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं यार। आओ पढ़ाई करें। LdI/dt ये वोल्टेज होगी ना। L कितना है यार 0.03 और d/dt 10 sin 50t। ठीक है, 0.03 इंटू 500 cos 50t। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15 cos 50t। ये आ गया भाई वोल्टेज, ये आ गया ना वोल्टेज 15 cos 50t। अब बोल रहा है भैया पावर, पावर क्या है V इंटू आई, तो 15 इंटू 10 यानी कि 150 साइन 50t cos 50t 75 साइन 100t। ठीक है, एनर्जी की अगर बात करें भाई, एनर्जी की अगर बात करें तो ½ L/I² ½ इंटू 0.03 इंटू 100 साइन स्क्वायर 50t। ठीक है, तो 1.5 लो भाई, ये हो गया। ठीक है, दिस इज द एनर्जी, और ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है जो कि टाइम पे डिपेंड करती है। बात क्लियर है? बिल्कुल। मंथन बेटा एक गलती कर दी है आपने, इसको 2 से भी डिवाइड करते। अगर 1 - cos 2 थीटा में एक्सप्रेस करते ना तो ये आता मंथन 0.75 1 - cos 100t जूल। मृत्युंजय बेटा जैसे जैसे मैं कोर्स कराता जा रहा हूं, आप एक कनोडिया की किताब का PDF या तो टेलीग्राम पे किसी से मांग लो या बुक खरीद लो। ठीक है, तो आप वहां पे बुक अपना लगा सकते हो मेरे पैरेलली। 75 कैसे आया बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज हाफ साइन 2 थीटा। ठीक है भाई दीक्षित, ट्रिग्नोमेट्री बेटा। चलो अगला, एन इंडक्टेंस ऑफ 4 मिली हेनरी हैज अ वोल्टेज
ऑब्टेन द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी और बोला है t इक्वल टू 0 पे करंट इज 0। चलो फटाफट बनाओ यार, फटाफट बनाएंगे सब लोग। चलो आज कैपेसिटेंस भी खत्म करना है भाई हमको, फिर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा सोर्सेस के बारे में, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अरे पावर की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना पूछी थी, जो लोग 150 लिख रहे हैं पावर का मैक्सिमम नहीं पूछा, पावर पूछी, वो तो टाइम पे डिपेंडेंट है ना। शिवा देखो बेटा, अगर लाइव सीखना चाहते हो, क्वेरी करना चाहते हो, बिल्कुल आप देखो पंकज सर के साथ कंट्रोल सिस्टम, सर के पढ़ाने का अंदाज भी मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर रिकॉर्डेड से काम चल जा रहा है तो रिकॉर्डेड देख लो, जैसा आपको सही लगे यार। और देखो मैं तो इवेंचुअली ये कहता हूं, किसी भी सब्जेक्ट में कितनी कमांड है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपसे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने बन जा रहे हैं। अगर आप PYQs लगाते हो और आपसे सॉल्व हो रहे हैं, माने कि वो सब्जेक्ट आपके कमांड में है, वो आपसे बन रहा है सब्जेक्ट, तो अब आपको उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे तो फिर बेटा शायद अटेंड करने की ज़रूरत है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा यार। मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहा है, देखें मैं कराऊं। देखो वोल्टेज है 103 लिखा है ना, मेरे एंगल से जो है ना रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पे, तो मुझे क्लियर दिखता नहीं है, तो आप लोग बता दिया करो अगर कोई वैल्यू कभी मैं गलत ले लूं। ठीक, अब देखो बेटा, इनिशियली करंट 0 से I तक जाएगा, फ्रॉम 0 अप टू T। तो यहां पे क्या होगा 2/L ठीक है। तो देखो यहां से करंट कितना आ गया आपके पास 2/103L 1 माइनस, अब इसने मैक्सिमम एनर्जी पूछा है, मैं कहता हूं फॉर मैक्सिमम एनर्जी करंट का मैक्सिमम वैल्यू ले लो यार, करंट का मैक्सिमम वैल्यू ले लो आप। तो I मैक्स कितना है यार आपके पास 2/103L, तो मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2L I मैक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 इंटू इंडक्टेंस कितना है यार 4 मिली हेनरी, बताना जरा कितना आ रहा है, ये कितना बन रहा है भाई ये। हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर PSU, बेटा जिसका नोटिफिकेशन आता जा रहा है मैं बनाता तो जा रहा हूं, वैन का तो कोई फंडा ही नहीं है ना, जिसका नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और हर एक का अलग अलग मेथड है यार एप्लीकेशन का, कोई कॉमन मेथड नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। क्या है PSUs के अंदर बेटा एक ही ड्रॉबैक है कि उनका जब नोटिफिकेशन आता है तब हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखते रहना पड़ता है। यानी कि जैसे हमारा चैनल है उस पर भी हम डालते हैं कोई जॉब आती है, तो अगर आप क्रिएट्रिक्स चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको जॉब के बारे में मालूम चल ही जाएगा। अगला देखो चलो जल्दी बताओ। फिगर शोज द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 हेनरी। देखो जब कोई प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है, क्यों? क्योंकि जो कॉइल होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बनती है।
अगर कोई कॉइल कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है तो ऑब्वियसली उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। शिवम गेट के बाद में ही आता है, मतलब गेट के फॉर्म के तो बाद ही में आता है, ठीक है। कुछ एक मतलब गेट के एग्जाम से पहले भी आ सकते हैं फॉर्म और गेट के एग्जाम के बाद भी। थैंक यू बेटा अजय। अगर आप लोगों को मदद हो रही है मेरे सब्जेक्ट्स जो मैंने पढ़ाए हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है लिटरली, कि यू गाइस आर फीलिंग गुड अबाउट इट। और मशीन तो खैर अलग लेवल की फीलिंग से पढ़ाया था। और पता है मुझे क्या लगता है, वो कोर्स रिकॉर्डेड था ना इसीलिए ज़्यादा अच्छा चला गया। लाइव में क्या होता है, लाइव में डीमोटिवेशन बहुत आ जाता है यार। रिकॉर्डेड में क्या है, रिकॉर्डेड में कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ा देते हैं। उसमें मैंने अपना बेस्ट मशीन्स डिलीवर किया यार, मतलब जितना डिटेल में मैं जा सकता था ना उतना डिटेल में मैं गया हूं। ये नहीं कह रहा उससे ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता, वो तो ईयर बाय ईयर मेरा खुद का मशीन इंप्रूव होता रहता है और डिटेलिंग आती रहती है। बट दैट इज़ वेरी 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 डिटेल्ड, है ना। कोई भी किताब पढ़ के इतना नहीं समझ पाओगे जितना उस मशीन्स के कोर्स में मैंने डिलीवर किया है। और इसीलिए पता है मशीन को उठाने में डर लगता है। डर क्यों लगता है कि यार मशीन इतना लंबा खिंच जाता है ना, मतलब ऐसा समझ लो 2-2.5 महीना 3 महीना तो प्लस पे भी यूं ही निकल जाता है मशीन पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मशीन को उठाते हुए पिक करते हुए ना थोड़ा सा डर रहता है यार, अब इतना लंबा दोबारा से करना है सब कुछ। चलो ये बनाओ, डिटरमाइन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर अप टू फर्स्ट 4 सेकेंड। बेटा हैं तो डिप्लोमा के बहुत सारे स्टूडेंट पता है, और हमने डिप्लोमा वालों के लिए बेसिक मैथ्स का कोर्स भी डाला था, तब डिप्लोमा वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया। मैं तो कब से ये जानता हूं, मतलब कई सालों से ये चीज मैं समझ रहा हूं कि डिप्लोमा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स गायब है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता ना यार इनिशिएटिव में, क्या करें बताओ। देखो अब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की बात हो रही है, ठीक है। ये मत सोचना एनर्जी स्टोर्ड कह रहा है, क्या कह रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब माने लेना, अब लेने के बाद मैंने स्टोर किया या मैंने उसको डिसिपेट कर दिया, वो मेरी मर्जी है। जैसे मान लो सैलरी आई, मैंने सेविंग किया या मैंने खर्चा कर दिया, वो मेरी इच्छा है। इट डज नॉट मीन कि यहां पे हमें सेविंग ही करनी है। तो सबसे पहले देखो इंडक्टर में बात कर लेते हैं। इंडक्टर में 0 से 4 सेकेंड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ L I 4 का स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको एनर्जी इंस्टेंटेनियस होती है बेटा, जिस टाइम पे एनर्जी चाहिए उस टाइम का करंट आप यूज कर लो। अब इंडक्टेंस आपके पास कितना है भाई, 2 हेनरी है। करंट 4 पे कितना है, 6 एम्पियर है। 0 पे कितना है, 0 है। लो ये तो एनर्जी वो आई जो इंडक्टर ने स्टोर की। अभी बेटा मेरे पास वो एनर्जी नहीं आई जो रेजिस्टेंस ने ली। मेरे पास सिर्फ कौन सी एनर्जी आई, इंडक्टर की। लेकिन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉइल। रेजिस्टेंस खुद भी कॉइल का हिस्सा है, इसीलिए रेजिस्टेंस की बात भी करेंगे। अब मैं क्या कहता हूं, देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना ये वाले रीजन में, यहां पे इक्वेशन y इक्वल टू mx वाली लगा सकते हो, विच मीन्स I इज इक्वल टू 3t। ठीक है, I इज इक्वल टू 3t लगाएंगे तो मैं कहता हूं पावर इन अ रजिस्टर इज I स्क्वायर R। अब हम कहते हैं एनर्जी 4 माइनस 0, 0 से 4 तक पावर को इंटीग्रेट करो यार। ठीक है, अब इसमें देखो 0 से 2 तक करंट है 3t। ध्यान से देखो 0 से 2 तक लीनियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, और 2 से 4 तक बेटा करंट कांस्टेंट है कितना, 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया 9t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर का कितना होता है, t क्यूब बाय 3, और ये हो गया 72 बाय 3 24 यानी 96। तो ये रेजिस्टेंस का आ गया 96, रेजिस्टेंस का 96, इंडक्टर का 36। सही निकाला है ना मैंने, 9872 बाय 3
24, सही है ना, 96, तो 132 आया ना बेटा, 132 आया, सही तो है। 144 कहाँ आ रहा है, सही है भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 132 जूल, दैट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर। ये माइनस नहीं है, ये डैश बना हुआ है, कभी आप ये सोचो माइनस दिया आंसर में, ऑप्शन के बाद डैश है, सही है। चमक गया सब लोगों को बढ़िया तरीके से। कैसे हमने किया है, रेजिस्टेंस की एनर्जी हमेशा निकालनी पड़ेगी आई स्क्वायर आर से, और इंडक्टर की हाफ एल आई स्क्वायर से। अभिनव बेटा ये आई इक्वल टू 3t नहीं समझ आया, बच्चे यहां पे स्लोप निकाला यार, ये 2 है, ये 6 है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो जिसका मतलब है m इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, और y इक्वल टू mx की इक्वेशन में डाला है, ठीक है। प्रकाश बेटा मैंने बताया तो टाइनी यूआरएल पे दे रखा है, लिंक जाके चेक कर लो, ठीक है भाई। अभिनव यार तुम लोगों को कितना ज्यादा बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो पकड़ो कम से कम, इतना तो कर लो मेरे भाई। चलो अब आगे चलते हैं, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं यार। आज का लेक्चर क्या होने वाला है अपना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अब देखो ये इंडक्टेंस से काफी इजी है, ये इंडक्टेंस से काफी इजी है क्योंकि यहां पे आप ज्यादा इजीली रिलेट कर पाते हो, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टेंस में क्या इन्वॉल्व हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे बेटा आपके लिए चीजें थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल हो जाती हैं, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो यहां चीजें आपके लिए इजी रहती हैं। तो पहले कैपेसिटेंस का डेफिनेशन नोट डाउन करो, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल by virtue of which, by virtue VIRTUE, मतलब जिसकी मदद से या जिस कारण से, by virtue of which material, by virtue of which material stores the charge, material stores the charge on its surface, material stores the charge ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, कैपेसिटेंस। जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल चार्ज को स्टोर कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस। अब एक पॉइंट लिखो, द डिवाइस और एपरेटस, द डिवाइस और एपरेटस विच इज designed, the device or apparatus which is designed to store the charge, which is designed to store the charge specifically is called as capacitor, specifically is called as capacitor, ठीक है। तो कैपेसिटर बेटा एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोरेज के काम में आती है, और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से कोई भी डिवाइस चार्ज को स्टोर कर सकती है। स्लोप वाले क्वेश्चन को एरिया अंडर द कर्व, बेटा आई स्क्वायर का एरिया निकालना है ना, आई का नहीं निकालना आयुष, तो इसीलिए इक्वेशन से जाना पड़ेगा। अगर सिंपल आई आर का इंटीग्रेशन होता तो करंट का एरिया अंडर द कर्व कर देते, लेकिन आई स्क्वायर आ रहा है तो यानी आई की इक्वेशन निकाल के फिर स्क्वायर करोगे, फिर एरिया लोगे। चलो अब देखो मेरे भाई, कैपेसिटर कैसा दिखता है। एक सिंपल कैपेसिटेंस हम लेंगे, ठीक है। वैसे तो देखो ईएमटी के अंदर ना पहले आप लोग कैपेसिटर पढ़ते हो और बाद में इंडक्टर, लेकिन अब हमें आदत है आरएलसी की नेटवर्क में, तो हमने पहले इंडक्टर पढ़ा है फिर कैपेसिटर।
जब भी तो कह रहा हूं चीजें इतनी इजी लगेंगी तुमको, क्योंकि कैपेसिटर ऐसी चीज है जल्दी समझ में आती है। ठीक है, शिवम बेटा मेरे टेलीग्राम पे बच्चों के पास है तो सही। ठीक है, बच्चों के पास है तो सही। अब बच्चे बोलते हैं उनके पास है, मांगने से ही मिलेगी। मेरे पास तो नहीं है पर्सनली कनोडिया की बुक। और ज्योतिर्मय बेटा पहले जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नए क्वेश्चन को क्रैक करने की काबिलियत बनेगी। समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी क्वेश्चन से ही आ सकती है, ऐसे लेक्चर से थ्योरी से नहीं बन सकती। तो इसीलिए घर पे प्रैक्टिस करो ढेर सारी। अब देखो यार, ये जो है ना, ये दोनों होती हैं मेटल प्लेट्स। क्या होती हैं? मेटल प्लेट्स। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में बेटा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। समझना बात को, इस टाइप से एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इनके बीच में। तो ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी ये जो दो प्लेटें हैं ना, ये जो दो प्लेट है, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इस इंसुलेटिंग मटेरियल को? डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम एक बार बेटा ड्रॉ कर लो, एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और फिर मैं आपको इसके बारे में लिखाता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक और पैरेलल प्लेट्स के बारे में। इतने में डायमेंशन लिख रहा हूं, आप डायग्राम ड्रॉ करो। ये डिस्टेंस होता है प्लेट्स के बीच में d, और ये प्लेट का जो एरिया होता है, दिस एरिया इज a, दिस एरिया इज a। ठीक है, तो अब इसके अंदर लिखो, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर और भी तरह के होते हैं, लेकिन नेटवर्क के केस में हमें बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ कैपेसिटर पे नहीं जाना, वो आप ईएमटी में कवर करोगे। तो लिखना इसमें, इफ टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, सॉरी, इफ टू मेटल प्लेट्स, इफ टू मेटल प्लेट्स are separated by a distance, if two metal plates are separated by a distance and there is a dielectric or insulating material, and there is a dielectric or insulating material present between the plates, then it is called as a parallel plate capacitor. It is called as a parallel plate capacitor. अब देखो क्या होता है बंधु, यहां पे ना, यहां पे जो आपकी बैटरी है, कौन सा कलर ले यार, ये ले लेते चलो। ये जो आपकी बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ना इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। अब एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो ना अपने सरफेस पे चार्ज स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? सरफेस पे चार्ज स्टोर कर लेता है। अब लेकिन मेरे बच्चे, बैटरी ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसे उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी चाहिए। समझ रहे हो, बैटरी जितना चार्ज देती है उतना ही वापस भी लेती है, ताकि बैटरी का जो चार्ज या वोल्टेज है वो कंसिस्टेंट रहे। तो अब बैटरी क्या करेगी ना, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगी। तो इसने दूसरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर दिया। समझ रहे हो, जैसे भाई चार्ज दिया एक प्लेट को, लेकिन ले लिया दूसरी प्लेट से। इस कारण से होगा क्या मेरे भाई, ये जो दूसरी प्लेट है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा, इस टाइप से। समझ रहे हो मेरी बात को? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे।
तो ये दोनों प्लेट्स जो है ना अपोजिटली चार्ज हो जाती हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये ड्रॉ किया मेरे साथ, ये ड्रॉ किया। प्रकाश बेटा देखो, अगर किसी भी सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ, तो आप उसके पार्ट टेस्ट दे सकते हो, पार्ट टेस्ट या ये कह दो चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, ताकि आप अपने आप को चेक भी करते रहो कि मेरा लेवल क्या चल रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर ये पॉइंट लिखना, द प्लेट टू विच नेगेटिव टर्मिनल, द प्लेट टू विच negative terminal of battery is connected, the plate to which negative terminal of battery is connected gets negatively charged, by means of electrons, gets negatively charged by means of electrons। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द बैटरी एक्सट्रैक्ट्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बैटरी एक्सट्रैक्ट्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर by which it becomes positively charged, by which it becomes positively charged, and both the plates acquire equal and opposite charge, both the plates acquire equal and opposite चार्ज। ठीक, दोनों प्लेट पे बेटा इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है। अब देखो क्या होता है, कि मेरे भाई अगर कभी कोई ऐसी मेटल प्लेट होती है, मान लो कोई ऐसी मेटल प्लेट होती है, ठीक है, इस पे चार्ज अगर है Q और इसका एरिया है A, तो इसके अंदर ना सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज किस तरह से फैला हुआ है प्लेट पे, इसको लिखते हैं सिग्मा। कई लोग रोएस भी लिखते हैं, मैं सिग्मा प्रेफर करता हूं, क्यू बाई यूनिट हो जाते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ये देखते हो कि इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ये आती है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है भाई, एप्सिलॉन क्या है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस साल तो बेटा मैं कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, इस साल कंट्रोल सिस्टम विशाल सर लेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आती है भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर हुआ। अब बेटा इसके अंदर देखो यहां तक अगर आपने लिख लिया, जब 2 प्लेट्स हैं, जब बच्चे मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, देखते चलना, जैसा मैंने बोला बेसिक से हम लोग करते चल रहे हैं। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q। अब इसके अंदर भी एरिया A, इसके अंदर भी एरिया इक्वल टू A।
ठीक, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, सिग्मा और माइनस सिग्मा हो गई भाई। अब बच्चे इससे जो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव की वजह से अवे बनेगी और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सब बच्चे जानते होंगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में आ गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलन या फिर क्यू बाय ए एप्सिलन। अब वोल्टेज जो होती है ना वो होती है माइनस ई डॉट डी एल, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख दो, सिग्मा बाय क्यू बाय ए एप्सिलन इनटू डिस्टेंस दैट इज डी। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन में नहीं घुस रहे यार, मैं आपको बता सकता हूं माइनस साइन कैसे हटा, हम किस प्लेट से किस प्लेट तक गए, बट अभी उसको जाने दो। ठीक है, इसमें ये बहुत मैटर करता है कि डीएल किस डायरेक्शन में ले रहे हो, फिर वोल्टेज किस डायरेक्शन में ले रहे हो, उस सब से डिफाइन होता है कि वोल्टेज पॉजिटिव कैसे आई, बट उतना डिटेल में मत जाओ। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइंड होती है, हम ये कहते हैं कि चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर is directly proportional to voltage applied। ठीक है, ये ऐसा एक फिनोमिना देखा गया है कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितना ज़्यादा आप चार्ज प्रोड्यूस करना चाहोगे उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, या ये कह दो ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो कैपेसिटर पे ज़्यादा चार्ज आएगा। अब यहाँ पे लिख दिया जाता है Q इक्वल टू सी वी, where C is the capacitance, और क्या बोल सकते हो इसको, और proportionality constant। क्या बोल सकते हो, proportionality constant, that is your capacitance। ठीक है, that is your capacitance, that is the proportionality constant। अब यहां पे इसी लॉजिक से देखो, यहां पे सिंस आपने अभी वोल्टेज निकाला है क्यू डी बाई ए एप्सिलन, तो आप कहोगे कैपेसिटेंस विच इज क्यू बाई वी इज ए एप्सिलन बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्सिलन बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। This is the capacitance of the parallel plate capacitor। क्लियर हुआ? तो यहां पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, एप्सिलन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ये चाहे तो लिख लो यार इसके बाद, A रिप्रेजेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया ऑफ द प्लेट्स। A represents cross sectional area और area of the plates। ठीक है बेटा, लेक्चर में पीछे जाके देख लो, पूरा लिंक बता रखा है। अरे भाई कोई लिंक डाल दो चैट के अंदर, मालूम चल जाएगा राहुल को। अगला पॉइंट लिखना, D is the distance, D is the distance between the plates, D is the distance between the plates। Epsilon, Epsilon is the permittivity of dielectric between the plates। Epsilon is the permittivity of dielectric between the plates। भानु बेटा you can attend but it will be in English, that is there, है ना, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, आप लोग अटेंड करना चाहो कर सकते हो। अब अभिनव ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो कायदे से खैर EMT में जाना चाहिए था, फिर भी बता देता हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, बता देता हूं। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल
इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को कितना अपोज करता है। अब आप लोगों को लगता है वर्ड में परमिट आ रहा है, परमिट का मतलब है अलाउंस। बेटा अलाउंस नहीं है, इट इज अपोजिशन। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो कोई पॉइंट चार्ज की तो क्या आती है, Q बाय 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर जब आपने किया तो आप देखो एप्सिलन बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है। एप्सिलन बढ़ने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगी तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है एप्सिलन इज द अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। चलो तो अब बेटा देखो ये तो हमें क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस कितना आता है और हमें Q इक्वल टू CV का एक रिलेशन भी मिल गया। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और लिखते हैं, एक पॉइंट और लिखते हैं। हाई कैपेसिटेंस, हाई कैपेसिटेंस implies, high capacitance implies that for the same voltage, for the same voltage the charge stored is higher, for the same voltage charge stored is higher। तो कैपेसिटेंस क्या बताती है बेसिकली कि एक बॉडी कितने चार्ज को स्टोर करेगी, दैट इज योर कैपेसिटेंस। तो हम कहते हैं कैपेसिटेंस हाई होने का क्या मतलब है कि भैया चार्ज स्टोर्ड इज हायर, कि यहां पे चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है। चमक गया, चमक गया भाई। आपका हाई कैपेसिटेंस का मतलब क्या है ये क्लियर है। चलो ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दो कैपेसिटर दूं तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी आप ये समझेंगे कि उसमें अगर बराबर वोल्टेज लगाएं तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी सेम वोल्टेज के लिए उसके अंदर चार्ज कम स्टोर होगा। अब आगे चलते हैं यार। अब देखो जैसा हमने देखा यार कि अगर हम एक बैटरी लगाते हैं, ये हमारा कैपेसिटर है, हम जब एक बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, हमें ये मालूम है ना कि देखो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसीलिए नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप वायर के अंदर देखोगे, वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, करंट एक्सपीरियंस होगा। करंट हमारा एक्सपीरियंस होगा हमें अगर वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन वायर, आर फ्लोइंग इन वायर, वी ऑब्जर्व करंट इन वायर। ठीक है, आपको करंट नजर आएगा वायर के अंदर। यस दीपांकर कह सकते हो ना बेटा, फोर्स में भी तो परमिटिविटी नीचे ही आती है। अगर आपने ये बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम करेगा। अभिनव ये जो आप बोल रहे हो परमिटिविटी शोज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटेंस से देख लो, कैपेसिटेंस के न्यूमरेटर में लिखा है एप्सिलन, तो एप्सिलन ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा तो स्टोरेज ज्यादा, इस तरह से सोच लो। अब ये तो बेटा फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन हो गई ना, मैंने तो आपको कंसेप्ट बेस्ड बताया। अब देखो I होता है dq बाय dt, अब यहां पे क्या होगा d बाय dt ऑफ CV। अब C तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है भाई, बाहर आ गया, तो करंट इज C dV बाय dt। ठीक है, तो यहां से हमें कैपेसिटर का करंट मिल जाता है। ये बात क्लियर हुई। फ्रॉम हेयर वी डिराइव द करंट थ्रू द कैपेसिटर। ये क्लियर है ना, करंट थ्रू द कैपेसिटर कितना आया, I इक्वल टू C dV बाय dt। अब देखो यार
इसके अंदर भी बच्चे आपको साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। जब आप I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी निकाल रहे हो कि देखो, अगर हम ऐसा कैपेसिटर दिखाएंगे, ये वोल्टेज और ये है अपना करंट, ठीक है। तो अगर हम दिखाएंगे कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स पावर, ठीक है, यानी कि दैट इज करंट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम ये भी कहते हैं चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। क्या कहते हैं? चार्ज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ले रहा है ना, चार्जिंग, इसे बोलते हैं चार्जिंग। तो यहां पे आप लिखते हो I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक। लेकिन बेटा अगर करंट आपको उल्टा दिखा दे, मान लो करंट आपको उल्टा दिखा दे, ये V है, ये C है, ये I है, यानी कि यहां पे आप ये कह सकते हो कैपेसिटर डिलीवर्स पावर। अगर ऐसा नजर आ रहा है, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता हुआ अगर नजर आ रहा है, तब आप क्या कहोगे? I इक्वल टू माइनस सी डी वी बाई डी टी, माइनस सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे। जैसे कि अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है पावर तो सी डी वी बाई डी टी, डिलीवर कर रहा है तो माइनस सी डी वी बाई डी टी। नीतीश, अभी इस पे मैं आऊंगा स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। जैसे मैंने इंडक्टर के बारे में आपको बताया था ना, इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट हो जाता है, ऐसे ही हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, बट नॉट राइट नाउ। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ना? I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी और I इक्वल टू माइनस सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो जब एब्जॉर्बिंग है तो सी डी वी बाई डी टी लिखना, डिलीवरिंग में माइनस इसलिए आया कि करंट उल्टा होना चाहिए था, करंट जाना चाहिए था अंदर, आपने दिखाया बाहर, तो क्या लग गया बीच में? एक माइनस साइन, ठीक है। हमने बीच में क्या लगा दिया? माइनस। यहां तक नोट किया भाई? यहां तक नोट किया? चलो, अब इसके बाद हम निकालते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड। पावर एब्जॉर्ब्ड VT इंटू IT। ये आप जानते हो ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे पावर कितनी आएगी? I को लिखो सी डी वी बाई डी टी, सी वी टी डी वी टी बाई डी टी। ये आ गई आपके पास पावर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? पावर आ गई। अब बेटा एक बार हमारे पास पावर आ गई तो अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। क्या निकालेंगे इसके बाद? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब एनर्जी कैसे निकलती है यार? इंटीग्रल ऑफ पीटी डीटी। पावर के इंटीग्रेशन से एनर्जी आती है भाई, पावर के इंटीग्रेशन से एनर्जी आती है, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप एनर्जी निकालोगे, dt से dt तो देखो कट जाएगा, ये बचेगा CVT dVT। अब वोल्टेज का इंटीग्रेशन क्या करोगे? हाफ V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर, सही बात है ना। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है,
एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है तो हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो जैसे मैंने आपको इंडक्टर के अंदर सिखाया, ये क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी, दिस इज instantaneous energy, that is energy at time t, energy at time t can be computed using वोल्टेज एट टाइम t, ठीक है ना, यूजिंग वोल्टेज एट टाइम t, ठीक है। बानू बेटा देखो, मुझे जो है ना सब्जेक्ट को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट हाँ इतना जरूर देखने की जरूरत पड़ती है कि आज क्या क्या चीजें बतानी है ना। अब देखो, अगर मैं बिना नोट्स बिना किसी रेफरेंस के पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैक ऑफ द माइंड जरूर रहनी चाहिए, बताना क्या है। अगर मैं यही भूल गया इतनी इतनी बातें आपको बतानी है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब देखो, इसका मैंने कल भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाया था ना इंडक्टर में, आज वैसा ही एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं कैपेसिटर में। देखो मान लो हमने ना वोल्टेज मान लो साइनोसोइडल ले ली, ठीक, हमने वोल्टेज साइनोसोइडल ले ली, मान लो ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे ये बताओ, अगर कैपेसिटेंस जैसे मान लो 2 फैरेड है, मैं जानना चाहता हूं एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा मैं जानना चाहता हूं। तो अब हम क्या बोलेंगे, u पाई बाय 2 माइनस u0 हाफ इंटू 2। अब आप वोल्टेज देखो पाई बाय 2 वाली, चलो मैं लिख भी देता हूं, वोल्टेज पाई बाय 2 का स्क्वायर, वोल्टेज 0 का स्क्वायर। पाई बाय 2 पे ये देखो भाई वोल्टेज कितनी है, हाफ से 2 तो कट गया, तो ये क्या आया 25 जूल, ठीक है। समझ में आया इंस्टेंटेनियस एनर्जी समझ में आया बेटा। बिल्कुल मन में आता है कि मैं कुछ भूल जाऊंगा, कोई चीज बतानी रह जाएगी, लेकिन तुम लोग किस लिए हो, तुम लोग हो ना रिमाइंड कराने के लिए, है क्या नहीं है, बताओ। अगर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, कोई चीज मिस करूंगा, तुम बताओगे ना सर ये वाली चीज रह गई ये भी बता दो, तो मैं बता दूंगा, आता तो है ही ना। बस मेरे लिए पता है चैलेंज क्या रहता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, कि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊं। बस ऐसा नहीं है कि मुझे याद ही नहीं है कि तुमने कुछ पूछा ये कैसे होता है और मैं बता ना पाऊं, उतना मुझे पता है, लेकिन वो बताना है, ये बड़ा चैलेंज है कि वो बताना याद रहे, है ना। तो सब्जेक्ट में पता है सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है स्ट्रक्चर लाने का, कि अब पता तो सब कुछ है, किस स्ट्रक्चर में किस ऑर्डर में पढ़ाना है, दैट इज द बिग चैलेंज। ये क्लियर हो गया ना भाई, एनर्जी स्टोर्ड क्लियर हो गया सब बच्चों को बढ़िया तरीके से। अब देखो जैसे मैंने आपको इंडक्टर के अंदर बताया था फ्लक्स कंजर्वेशन, ऐसे ही कैपेसिटर के अंदर आता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अब इसके अंदर ये लिखना, गेट आंसर की आ गई नहीं, चलो मैं देखता हूं। अब इसके अंदर लिखो यार, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed or transferred. It can only be transferred from one body to the other. ठीक है, it can only be transferred from one body to the other. ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहां पे क्या होता है. अब एक पॉइंट ये लिखना, if two metal plates are connected together, if two metal plates are connected together, then if there is no closed path, if there is no closed path for the flow of charge, if there is no closed path for the flow of charge, their net charge will remain same. Their net charge will remain same. Just give me a minute, guys. तो यार देखो, मैं आपको यहां पे ना एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा पहले, अगर किसी ने नेटवर्क पढ़ा है कि एक अगर ये आरसी सर्किट है, ठीक है, एक आरसी सर्किट है बेटा, जिसमें ना ये पहले से चार्ज था कैपेसिटर, इस पे क्यू चार्ज था, इस पे भी क्यू चार्ज था. अब मेरा ये पूछना है भाई, ये एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है. क्या है? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट. यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता है चार्ज घटता है. तो मेरा ये क्वेश्चन है, चार्ज जाता कहां है? जल्दी बताओ, ये चार्ज जाता कहां है? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो यार. जल्दी से बताओ मेरे भाई मुझको, ये चार्ज जाता कहां है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लॉस हो जाता है हीट की तरह. तो मेरा ये क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन इज वेयर डज चार्ज गो? वेयर डज चार्ज गो? अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहां पे ये बताया, इट इज लॉस्ट एज हीट. लॉस्ट एज हीट, जो कि एकदम गलत है. बेटा अगर चार्ज हीट की तरह लॉस हो जाता तो किसी भी एटम को गर्म करने से चार्ज ही खत्म हो जाता. किसी भी एटम को गर्म करने से चार्ज लॉस्ट हो जाता, चार्ज खत्म हो जाता. ऐसा नहीं होता. एक्चुअली होता क्या है,
यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं इस टाइप से। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पे कम होने लगेंगे तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, और पॉजिटिव पे जमा होने लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लीव नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन लीव नेगेटिव प्लेट, सो नेगेटिव चार्ज रिड्यूसेस। सही बात है ना, नेगेटिव चार्ज रिड्यूसेस और इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ऑन पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ऑन पॉजिटिव प्लेट, so positive charge increases। सही है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस, नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा ना। इस तरह से चार्ज कम होता है, समझ में आया? इस तरह से चार्ज कम होता है। चार्ज कभी भी हीट की तरह लॉस्ट नहीं होता, चार्ज कभी भी हीट की तरह लॉस्ट नहीं होता। आप एक चीज ऑब्जर्व करो मेरे भाई, चार्ज पहले भी जीरो था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और डिस्चार्जिंग के बाद भी चार्ज जीरो ही रहेगा। अर्लियर नेट चार्ज इज जीरो, क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इवन आफ्टर डिस्चार्जिंग, even after discharging net charge is zero। तो बेटा चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहा ना, चार्ज तो हमारा कंजर्व्ड ही रहा। सही है, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं दिखाता हूं। मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है बेटा, ये 2 फैरेड का कैपेसिटर है, और मान लो ये 3 वोल्ट तक चार्ज है, और ये वाला 1 वोल्ट तक चार्ज है, और ये 1 फैरेड का कैपेसिटर है। चलो ठीक है, अब ये स्विच हम क्लोज करते हैं t इक्वल टू 0 पे, या एक काम करो इसकी पोलैरिटी रिवर्स करता हूं। ठीक, अब मैं क्या कहता हूं, अब मेरी बात ध्यान से समझना ना। यहां पे अगर आप ये देखोगे कि ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, 2 प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ध्यान से समझते चलना, ये 2 प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है ना, और बेटा इनके चार्ज के पास और कोई रास्ता नहीं है जाने का, इनके चार्ज के पास और कोई रास्ता नहीं है जाने का, क्योंकि मटेरियल बिटवीन प्लेट्स इज इंसुलेटर, मटेरियल बिटवीन प्लेट्स इज इंसुलेटर, so charge cannot cross डाइलेक्ट्रिक, चार्ज डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अगर बेटा चार्ज डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस नहीं कर सकता तो मैं क्या बोलूंगा, नेट चार्ज ऑफ प्लेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज कांस्टेंट। जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं उनका चार्ज, टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस चार्ज इज कांस्टेंट। समझ में आया यहां तक? यहां पे टोटल चार्ज कांस्टेंट आया। पर्पल एक प्लेट नेगेटिव इसलिए कर्व्ड इसलिए दिखा देते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब देखो मेरे भाई, बिफोर क्लोजिंग स्विच
ये बात समझ में आई ना, चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, दोनों प्लेट में आपस में ही एक्सचेंज हो सकता है। दो प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं तो उन्हीं में एक्सचेंज हो सकता है ना, और कहां जाएगा। तो इनिशियल चार्ज देखो, एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है CV और दूसरे की नेगेटिव प्लेट है C इंटू वी। कितना आया, ये समझ में आया। एक कैपेसिटर की क्या है, पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। तो बिफोर कनेक्टिंग या बिफोर स्विच यहां पे बेटा 6 कूलाम है और यहां -6 है, यहां -1 कूलाम है और यहां 1 है। सो 6 और -1 का टोटल कितना आ रहा है, 5 कूलाम। अब देखो आफ्टर स्विच क्लोजिंग, जब आपने बेटा स्विच को क्लोज ही कर दिया, आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या होगा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे। सही बात है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाते हैं और ऐसे केस में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी पैरेलल कनेक्शन। अब देखो ये 3 फैरेड का था, सॉरी 2 फैरेड का, और ये 1 फैरेड का। तो वोल्टेज V है तो ये हुआ 2V और ये हुआ -2V। वोल्टेज V है तो ये हुआ V और ये हुआ -V। अब देखो ये जो दो प्लेट साथ में आपने ली थी, इनका चार्ज और कहीं तो जा नहीं सकता था, तो कितना चार्ज होगा, 2V + V। अब चार्ज कंजर्वेशन से ये बोलोगे इनका जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में है, 3V = 5, तो V = 5/3 वोल्ट। समझ में आया, V = 5/3 वोल्ट। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अभिजीत बेटा मैं स्पेशल क्लासेस के अंदर चालू करूंगा HAL HPCL इन सब के क्वेश्चंस, और YouTube पे भी कुछ इनिशिएटिव लेके आएंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना किस तरह से चार्ज कंजर्वेशन लगती है। हाँ ये 12th का ही कंसेप्ट है, लेकिन पता है इंजीनियर्स के लिए कमजोरी रहती है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखो मैंने आपको कैपेसिटर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल भी कराऊंगा कैपेसिटर के, और कल हम बात करेंगे नेटवर्क में सोर्सेज कौन से यूज होते हैं। ये क्लियर हो गया ना, जब दो प्लेट आपस में कनेक्टेड हो तब उनका नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखो मैं बेटा आपसे ये पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना और मुझे ना कमेंट्स में आंसर देना, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। ये दोनों स्विच मैं t = 0 पे क्लोज करता हूं, ठीक है। ये 4 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। मैं आपको यहां इनिशियल वोल्टेज भी देता हूं, देखो 2 फैरेड 1 फैरेड 3 फैरेड। इनिशियल वोल्टेजेस मैं आपको दे रहा हूं इसमें -+6 +-3 -+2। ये मैंने आपको इनिशियल वोल्टेज दे दी है, ठीक है। मैंने आपको यहां पे इनिशियल वोल्टेज दे दी है। क्लोज में टर्मिनल अपोजिट कैसे हुआ बेटा, टर्मिनल अपोजिट नहीं हुआ, मैंने V वोल्टेज मान लिया। अगर मेरा मानना गलत होता तो आंसर नेगेटिव आ जाता, समझ रहे हो दीपांकर, आंसर नेगेटिव आ जाता बेटा। अगर मैंने गलत माना है, मैंने V की पोलैरिटी उल्टी ले ली है तो आंसर नेगेटिव आ जाता, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड V व्हेन स्विचेस आर क्लोज्ड, when switches are closed।
ये आपको करना है, ठीक है। तो हमारा देखो कैपेसिटर पूरा हो गया है। ये आप इसका आंसर ना कमेंट्स में दोगे वीडियो के बाद इसको सॉल्व करके। मुझे V चाहिए इस टर्मिनल की वोल्टेज। क्लियर? चलो, और ये क्वेश्चंस कल कराऊंगा। अब बेटा जैसा मैंने बताया, आज से मैंने एनालॉग स्टार्ट कर दिया है, आज से मैंने एनालॉग स्टार्ट कर दिया है प्लस पे, और स्पेशल में भी चालू कर रहा हूं अभी 8 बजे से, बट वो इंग्लिश में रहेगा, प्लस पे हिंदी में पढ़ा रहा हूं। तो अंकित ESE कोड लगा के आ जाओ। 1 ईयर की फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसके अलावा आइकॉनिक पे जाते तो 1 ईयर की फीस है 45,225, 80 और 2 ईयर की 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल यार, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, और यहां से आप मुझसे चैट भी कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना यार। और इस प्रॉब्लम का जो मैंने होमवर्क दिया है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। और बेटा बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी कोई टीचर लाइव आता है। थैंक यू।